हेलो दोस्तों, आर्धविजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुप्त काल से जुड़ी जानकारियां। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गुप्त काल का स्थापना कैसे हुआ, किसने किया और उसका पहला शक्तिशाली और महान शासक कौन था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका दूसरा महान शासक, जिसका नाम है समुद्रगुप्त, जिसके बारे में मैंने विस्तार पूर्वक यहाँ लिखा है। इससे आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं और इसकी विशेष जानकारी आपको हम संक्षिप्त में देंगे। गुप्त वंश जो 240 से लेकर 550 ईस्वी तक शासन किया है। समुद्रगुप्त 335 से लेकर 380 ईस्वी तक शासन किया। यानी समुद्रगुप्त जो राजा था वो 335 से लेकर 380 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त था। यानी पूछा जाए कि समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था तो बोलिएगा कुमार देवी, और पिता का नाम क्या था तो चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने गुप्त वंश का विस्तार काफी किया। यानी इन्होंने गुप्त साम्राज्य का विस्तार करने का सबसे पहला श्रेय कहा जाए तो हम समुद्रगुप्त को दे सकते हैं। इन्होंने गुप्त साम्राज्य को बहुत विशाल बना दिया था। यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक इनका साम्राज्य पे विस्तार बहुत ही बेहतरीन था, इन्होंने पूरे भारतवर्ष को जीता था। और जिसके बारे में हम आपको इधर पॉइंट जो बनाए हैं जिसमें आपको दिखाई देगा। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति, जब हरिसेन ने एक अभिलेख लिखा या एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, जिससे हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। यानी समुद्रगुप्त की जानकारी अगर हासिल करना है तो आपको हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने दिग्विजय अर्थात समस्त पृथ्वी को जीतने वाला, दिग्विजय का अर्थ होता है समस्त पृथ्वी को जीतने वाला कहा गया है। यानी हरिसेन ने अपने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया है। साथ ही उन्होंने उनको दिग्विजय कहा है, यानी समस्त पृथ्वी को जीतने वाला। अब इसके बारे में कुछ हम विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। पहला, उन्होंने जो जीत हासिल किया होता आर्यवर्त का विजय। इन्होंने पूर्व में समुद्र से पश्चिम में समुद्र तक, यानी पूर्वी समुद्र से यानी बंगाल की खाड़ी से लेके पश्चिमी समुद्र यानी अरब सागर तक इन्होंने अपना क्या किया था, साम्राज्य विस्तार किया था। विंध्याचल से लेकर हिमालय के क्षेत्र आर्यवर्त कहा गया। यानी आर्यवर्त जिस क्षेत्र को कहा गया है उसको इन्होंने विजित यानी पूर्ण रूप से जीत लिया था। अगला पॉइंट, इस अभियान में समुद्रगुप्त ने 9 राज्यों को परास्त किया था। यानी जो अभियान आर्यवर्त के लिए उन्होंने शुरू किया था उसमें उन्होंने 9 राज्यों को पराजित किया था, जिनका मैंने नाम लिखा है। पहला रुद्रदेव, दूसरा मतिल, तीसरा नागदत्त, चौथा चंद्रवर्मा, पांचवा गणपति नाग, छठवां नागसेन, सातवां नंदी, आठवां अच्युत्य, नौवां बल वर्मा। यानी इन राजाओं को उन्होंने पराजित करके आर्यवर्त विजित किया था। अगला पॉइंट आता है आठवीं राज्यों का विजय। फिलिप महोदय के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के वन क्षेत्र में आठवीं विस्तृत है। यानी पूछा जाए कि आठवीं कहां से कहां तक है तो इसका सिंपल आंसर आप दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर के क्षेत्र में जितने वन क्षेत्र आते हैं वो आठवीं कहलाते हैं। यह कथन किसने कहा था तो फिलिप महोदय ने इसके बारे में विशेष जानकारी दिया था। आठवीं राज्यों की संख्या 18 थी, जिसे समुद्रगुप्त ने जीतकर सेवक बनाया था। यानी ये 18 जो राज्य थे इनकी संख्या मैंने 18 राज्यों को जीतकर उन्होंने उनको क्या बनाया था, अपना सेवक बनाया था, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर के क्षेत्र के अंतर्गत पड़ते थे। अब आता है दक्षिण पंथ की विजय। यानी अभी हमने पहला पॉइंट पढ़ा आर्यवर्त, फिर यानी मध्य यानी 8वीं राज्यों का विजय। अब पढ़ेंगे दक्षिण पंथ यानी दक्षिणी भारत का विजय उसने कैसे हासिल किया। तो दक्षिणी पंथ का क्षेत्र मुख्य रूप से विंध्य पर्वत से दक्षिण में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी तक, जहां पे विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको जानकारी आगे चल के मिलेगी। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार 12 राजाओं को जीतने की जानकारी मिलती है। यानी कहा जाता है दक्षिणी पंथ में समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को जीतने की जानकारी मिलती है, जिसमें उन्होंने 12 राजाओं को क्या कर दिया था, जीत लिया था, जिसका मैंने नाम लिख दिया है। जैसे कौशल का महेंद्र, महाकांतर का व्याघ्रराज, केरल का मंडराज, पिष्टपुर का महेंद्र गिरी, पांचवा कोट्टूर का स्वामी दत्त, छठवां एरंडपल का दमन, सातवां कांची का विष्णुगुप्त, आठवां अमुक्त का नीलराज, नौवां बेगी का हस्ती वर्मा, 10वां पल्लक का अग्रसेन, 11वां देवराष्ट्र कुबेर और 12वां कुशलपुर का धनंजय। यानी इन राजाओं को जीतने के बाद वो दक्षिण के सारे क्षेत्र को अपने वश में कर लिया था। यानी समुद्रगुप्त की इस योजना से, युद्ध योजना से आपको देखने को यह मिलता है वाकई उसे दिग्विजय कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उसने विजय अभियान शुरू किया था इससे यह मालूम चलता है कि हाँ उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है और पूर्ण रूप से गुप्त साम्राज्य को, पूर्ण भारत को उसने क्या कर दिया, फैला दिया। इन क्षेत्रों को जीतकर उसने स्वरोकर ग्रहण
मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। इस नीति के जरिए उसने क्या किया, इस सब क्षेत्रों को जीतकर इन्हीं को राज करने का एक कहा कि हम तुम्हें जीत लिए हैं, लेकिन तुम राज तुम ही करो, लेकिन उस पे शासन का जो निर्णय होगा वो हमारा होगा। अब आता है सीमावर्ती राज्य। समुद्रगुप्त ने समतट, कामरूप, डवाक, कीर्तपुर एवं नेपाल के 5 सीमांत राज्यों पर, जितने ये सीमांत राज्य हैं इनको उसने जीत लिया था। ये उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित 9 गणराज्य को भी जीत लिया था। यानी उत्तर और पश्चिम के क्षेत्रों पे 9 गणराज्य थे। यानी गणराज्य का अर्थ होता है वहां का जनता जो है शासन प्रणाली को चलाती है, संचालित करती है, खुद का संविधान उनका होता है, जिसमें आता है मालवा, अर्जुन नयन, युद्धे, मध्र, अभीर, प्रार्जुन, सनाकनिक, काक एवं खारपरिक। इन क्षेत्रों को जीतने के बाद देखा जाए तो उसने वाकई पूरे समस्त भारत को जीतने, यानी उस समय भारत खंड को जीतने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा था और पूरी तरह से इन्होंने इस चीज को जीत लिया। विसेंट फिलिट ने इस बारे में एक बात बोला कि उनकी इस दिग्विजयी योजना को देखकर उन्होंने इनकी तुलना नेपोलियन से कर दी। यूरोप का जो नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट से इन्होंने इसकी तुलना कर दी। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नेपोलियन बहुत साल बाद आया था, जबकि यानी 19वीं सदी में आया था, जबकि ये आपको 3री सदी में आए थे। कौन? समुद्रगुप्त। यानी कहा जा सकता है कि यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को, न कि यह हम कह सकते हैं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। इन दोनों कंडीशन में हम समुद्रगुप्त को सबसे आगे मानेंगे, क्योंकि समुद्रगुप्त जो थे वाकई दिग्विजयी थे, जो नेपोलियन से भी बेहतर उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया है। थैंक यू।